हेलो दोस्तों, कैसे हो। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माई साइंस एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं BSc पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 की तरफ। तो हमने लेक्चर नंबर 4 में देखा था, एडिशन रिएक्शन देख ली थी, उसके टाइप देख लिए थे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। सेकंड टाइप देखा हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और थर्ड टाइप देखा अपन ने फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था एडिशन रिएक्शन का। आज हम देखेंगे थर्ड रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं हम थर्ड नंबर पर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये जो विलोपन अभिक्रिया है ये होती क्या है दोस्तों। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर अपने पास कोई कंपाउंड है CH6, ये कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंस लेते हैं यहाँ पर वीक बेस की। ध्यान रखना यहाँ पर कैसा बेस होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है HX और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। ठीक है, कहने का मतलब विलोपन अभिक्रिया में प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें हम तो अल्फा कार्बन से तो हैलाइड निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। इसीलिए हम यहाँ पर बोल देते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि यदि हम इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड आर ब्रेक हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस HX में 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 सिग्मा बंध तो क्या होते हैं, टूटते हैं, वह 1 सिग्मा व 1 पाई बंध का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, यदि इस कंपाउंड को देखें तो ये कैसा है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यदि यहाँ पर प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। तो कहने का मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन रिएक्शन में किसी भी एटम या ग्रुप का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर हम कि एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई भी स्मॉलर एटम ग्रुप भी हो सकता है और एलिमिनेटेड। ठीक है दोस्तों, सेकंड है
कि इस विलोपन अभिक्रिया में सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम देखें कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये योगात्मक अभिक्रिया की जस्ट विपरीत अभिक्रिया है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एडिशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये जो विलोपन अभिक्रिया है ये योगात्मक अभिक्रिया की ठीक विपरीत होती है। इसके बाद हम देखें तो इस अभिक्रिया में 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और 1 सिग्मा व 1 पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक व 1 सिग्मा व 1 पाई बॉन्ड आर फॉर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखें तो ये रिएक्शन दोस्तों हाई टेम्परेचर पर प्रोसीड होती है। कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो वो मोस्टली हाई टेम्परेचर पर ही प्रोसीड होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज spontaneous at high temperature। कहने का मतलब यदि हम हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए यदि बात करें तो ये अभिक्रिया होती है एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसीलिए यह अभिक्रिया क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए होता है डेल H इज ग्रेटर देन 0। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। तो ये था जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पर देखिए तो दोस्तों एलिमिनेशन 2 प्रकार का होता है। पहला टाइप है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, समझते हैं यहां पर ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, यहां पर देखते हैं अल्फा कार्बन से हैलाइड और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और यहां पर फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। ठीक है, सेकंड टाइप होता है हमारा अल्फा गामा एलिमिनेशन। तो अब जो हाइड्रोजन और हैलाइड का एलिमिनेशन होगा वो अल्फा और गामा पोजीशन से होगा। यहां पर देखते हैं एक्स वाई ये कंपाउंड है। यहां पर बात करें तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यहां से
ग्रुप क्या होगा, एलिमिनेट होगा एक्स वाई, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना दोस्तों, अल्फा गामा एलिमिनेशन में हमेशा साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है। अब हम देखते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती हैं। यदि हम देखें दोस्तों तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम। यहां पर देखें तो दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप की होती हैं। पहली है E1 रिएक्शन, सेकंड है E2 रिएक्शन और थर्ड है E1CB रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले E1 रिएक्शन किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कंपाउंड है अपने पास, ये वाला, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, -x निकलता है बाहर, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें E1 रिएक्शन की, तो E1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप की बात करें तो ये -H+ बाहर निकलेगा यहाँ पर, और एल्कीन प्रोडक्ट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये है दोस्तों हमारी E1 रिएक्शन। बात करें E2 रिएक्शन की, तो E2 रिएक्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर E2 रिएक्शन को समझे तो दोस्तों E1 रिएक्शन में तो HX का एलिमिनेशन अलग अलग स्टेप में हो रहा था, लेकिन बात करें हम E2 रिएक्शन की, तो E2 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में ही HX का एलिमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर HX का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, और डायरेक्टली हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि E2 रिएक्शन इज फर्स्ट स्टेप रिएक्शन। थर्ड देखें हम E1CB रिएक्शन। यहाँ पर देखें तो दोस्तों CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है दोस्तों, यदि मैं आपको जनरली बताऊं कि यहाँ पर HCl क्या है, एक एसिड है। ठीक है, ये एक एसिड है। यदि यहाँ पर इसका डिसोसिएशन कर दूं तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। यदि Cl- को देखें तो ये HCl का क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस है, कहने का मतलब किसी भी एसिड में से या कंपाउंड में से H+ का निष्कासन कर दें तो उसका कॉन्जुगेट बेस प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार से इस रिएक्शन का नाम दिया गया है E1CB रिएक्शन। वो किस प्रकार से, यहाँ पर देखिएगा कोई कंपाउंड है ये वाला। ठीक है, यदि हम इसमें से H+ निकाल लें, यहाँ पर H+ निकाल लें तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट बेस। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, E1CB रिएक्शन। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये X- बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कोई सी भी हो, E1 हो, E2 हो या E1CB हो, तीनों में ही समान प्रोडक्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन
होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम इन तीनों रिएक्शन को बारी बारी से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आओ तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन इसे बोलते हैं मोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि ये जो इवन रिएक्शन है इसे इवन रिएक्शन ही क्यों कहा गया। तो सबसे पहले ऐसी विलोपन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल क्रिया कारक की सांद्रता पर ही डिपेंड करता है, इवन रिएक्शन कहलाती है। यदि हम एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर ले सकते हैं RCHX ये कोई एल्किल हैलाइड है। ठीक है, यहाँ पर यूज करते हैं हम मिथाइल एल्कोहल का टेम्परेचर रखते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, तो हमें प्राप्त होता है RCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर HX क्या होता है, एलिमिनेट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि ये रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई, ये है एक इवन रिएक्शन। यदि हम इस रिएक्शन की बात करें, इसकी मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म समझ लेते हैं इवन रिएक्शन की। तो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पर CH3 CHX CH2H ये कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर पहले स्टेप में देखो तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यदि बात करें तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये होता है इसका RDS स्टेप। स्लो स्टेप भी यही होता है। यहाँ पर RDS का मतलब है रेट डिटरमाइन स्टेप। ठीक है दोस्तों, तो पहले पद में देखा कि क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब यदि इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा। यदि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन में ये तो अल्फा वाला कार्बन और ये कौन सा, बीटा वाला कार्बन। इस बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर बेस की, तो ये बेस क्या करता है, ये इस H+ को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर बनता है CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं किसका निर्माण होता है, HX बार निकलता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर न्यूक्लियोफाइल वो ही दे दे CH3O नेगेटिव, और टेम्परेचर यहाँ पर रख दे 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इवन रिएक्शन की जगह SN1 रिएक्शन प्रोसीड होती है। कहने का मतलब SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये अटैक कर पाएगा और प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3CHO CH3, और यहाँ पर बन गया CH3, ये कंपाउंड बनता है। ठीक है,
तो ये किसका है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं SN1 रिएक्शन का। ध्यान रहे कि ये जो E1 रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पर प्रोसीड होती है और जो ये रिएक्शन है ये लो टेम्परेचर पर प्रोसीड होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम E1 रिएक्शन के कुछ पॉइंटों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं कि जो E1 रिएक्शन है इसका फर्स्ट पॉइंट है कि पहले स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कार्बोकैटायन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। और यही स्टेप क्या कहलाता है, स्लो स्टेप या RDS स्टेप, ठीक है। यदि हम बात करें कि जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगे। तो हम कह सकते हैं स्टेबल कार्बोकैटायन इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ E1 प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई ये रिएक्शन है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट या रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रोडक्ट की अधिक है। तो यहाँ पर देखें ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पर ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। ये है हमारे पास 3 डिग्री, ये बनेगा 2 डिग्री और ये बनेगा 1 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें हम कि जो हमारा ये इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा E1 प्रोडक्ट की रेट ऑफ E1 प्रोडक्ट क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये, फिर ये एंड देन ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया, ठीक है। अब कार्बोकैटायन से होंगी दोनों रिएक्शन, E1 रिएक्शन भी होगी और SN1 रिएक्शन भी होगी। तो कब कब होंगी, यहाँ पर देखिएगा, यदि हमें न्यूक्लियोफाइल दे दे और SN1 रिएक्शन प्रोसीड करें तो ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये कब होगी, जब टेम्परेचर 20 डिग्री से क्या हो, कम हो। यदि न्यूक्लियोफाइल तो वही होगा। यदि हम E1 रिएक्शन प्रोसीड कराना चाहें तो E1 रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर थर्मिक रिएक्शन। ये कब होगी, जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, अधिक हो। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन प्रोसीड होगी। यहाँ पर कह सकते हैं E1 रिएक्शन भी होगी और SN1 भी रिएक्शन होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इस यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन को E1 रिएक्शन ही क्यों कहा गया। तो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 3, E1, इस रिएक्शन को E1 रिएक्शन क्यों कहा जाता है। E1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। अब बात करें इसके रेट ऑफ रिएक्शन की, तो यहाँ पर रेट होता है
के और x के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये जो रेट है ये एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया के लिए ऑर्डर का मान होगा 1। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए ऑर्डर का मान 1 होने पर ही इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इवन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे कहा जाए कि विलोपन अभिक्रिया में इवन रिएक्शन क्यों किसे कहते हैं, इसे इवन ही क्यों कहा जाता है, तो आप कह सकते हो कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर का मान कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए इसे इवन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब बात करें हम बेस की, तो इस रिएक्शन में वीक बेस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम ले सकते हैं मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और H2O। ठीक है दोस्तों, ये हम बेस के रूप में काम ले सकते हैं। हम बात करें इस अभिक्रिया में सॉल्वेंट की, तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। कहने का मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो कैटायन व एनायन दोनों को क्या करता हो, सॉल्वेट करता हो। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं H2ROH, कोई भी सॉल्वेंट यूज ले सकते हैं। पोलर प्रोटिक का यूज, यहाँ पर सॉल्वेंट का यूज क्या होता है इस अभिक्रिया में, जो पहले ही स्टेप में X नेगेटिव बनता है, ये जो बाहर निकलता है कार्बोकैटायन के अलावा, इस नेगेटिव को क्या कर लेते हैं, ये कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, H2O के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेते हैं, नेगेटिव को सॉल्वेट कर लेते हैं, ताकि ये दोबारा कार्बोकैटायन पर क्या नहीं करे, अटैक न कर पाए। इसीलिए हम पोलर सॉल्वेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बात करें हम लिविंग ग्रुप की, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पर रेट ऑफ इवन प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। कहने का मतलब जितना अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा, इवन प्रोडक्ट का रेट उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम इवन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, तो चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखते हैं हम पहला एग्जाम्पल, ये है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम मिथाइल अल्कोहल से 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमने देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन संपन्न होगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा दोस्तों। यहाँ पर बात करें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, तो पहले स्टेप में क्या होगा, Br नेगेटिव बाहर निकलेगा और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, यहाँ पर बेस H+ लेकर जाएगा और किसका निर्माण होगा, इस एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है
इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखें हम तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये बीटा H प्लस का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए बात करें तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों कि ये तो कौन सा होगा, अल्फा कार्बन, और ये कौन सा, बीटा कार्बन, यहाँ भी कौन सा, बीटा कार्बन। तो कहने का मतलब इस एल्किल हैलाइड में दो प्रकार के क्या है, बीटा कार्बन है। तो हमें दो ही प्रकार के प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से। यदि हम बात करें इसकी एलिमिनेशन की तो ये क्या होगा, Br नेगेटिव बाहर निकलेगा और यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव और ये CH3, ये इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये अल्फा और ये बीटा और ये वाला भी बीटा। तो कहने का मतलब वन टाइम इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और सेकंड टाइम इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, पहले यदि हम इस वाले से निकालें तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनता है, ठीक है। सेकंड यदि इस वाले से निकाले तो हम CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनता है। यहाँ पर दो एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर की बात आती है कि ये वाली स्टेबल है या ये वाली। तो हम देखते हैं इन एल्कीनों का निर्धारण हम सैथ-जेफ रूल के अनुसार करते हैं, ठीक है। सैथ-जेफ रूल कहता क्या है दोस्तों कि यदि किसी भी एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहैलोजनीकरण कराया जाता है तो एक से अधिक प्रोडक्ट या एल्किनों का निर्माण हो रहा है तो वह एल्किन अधिक स्थायी होती है जो अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स होती है। कहने का मतलब अधिक शाखित एल्किन ही क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। ये कौन कहता है, सैथ-जेफ रूल। हम देखते हैं उसके अनुसार कि यहाँ पर ये वाली एल्किन क्या है, मोर स्टेबल होगी, ये वाली एल्किन लेस स्टेबल होगी, ठीक है। किसके अनुसार, सैथ-जेफ रूल के अनुसार। ये कहता है कि स्टेबल एल्किन किसके समानुपाती होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन के समानुपाती होगी या मोर क्राउडेड एल्किन के समानुपाती होगी। यहाँ पर देखें तो बात करें तो ये तो सिस्टम हो गया। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो कितने होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल होगी। ये बनती है दोस्तों 80% और ये बनती है 20% एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल अल्कोहल 60 डिग्री सेल्सियस पर।
देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यदि हम देखें तो यदि आप जनरली बनाते हो डायरेक्टली तो वो प्रोडक्ट गलत बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखें तो Br नेगेटिव बाहर निकलता है और यहाँ पर बनता है ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या है? ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यदि हम देखें कि यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करवा दें, रीअरेंजमेंट करवा दें, तो यहाँ पर क्या होगा? हमें रीअरेंजमेंट करवा दें 1 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक ये वाला बीटा कार्बन, एक ये वाला बीटा कार्बन और एक ये वाला बीटा कार्बन। ये दोनों तो सेम है। अब यहाँ पर दोनों से देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर पहले इससे निकाले तो क्या बनेगा? एक ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और सेकंड वाली एक इस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें तो ये वाली क्या होगी? मोर स्टेबल और ये क्या होगी? लेस स्टेबल। किसके अनुसार? सेतजेफ रूल के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं सेकंड टाइप E2 रिएक्शन की तरफ। सेकंड रिएक्शन देखते हैं दोस्तों, E2। इसे बोलते हैं बाय मोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो कहते किसे हैं? E2 विलोपन रिएक्शन। ऐसी विलोपन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता वह न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ऐसी अभिक्रिया को E2 रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर कोई कंपाउंड है CH3। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर वीक बेस न लेकर क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। यही ध्यान रखना दोस्तों कि E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे तो यहाँ पर HX बाहर निकलेगा और यहाँ पर बनेगा RCH++CH2, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो दोस्तों ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। यहाँ पर देखें तो ये है। ठीक है, ये वाला है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। बेस क्या लेकर जाएगा? H+ लेकर जाएगा। यही हमारा क्या होता है? स्लो स्टेप या RDS स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो बेस है ये यहाँ पर सिन पोजीशन पर न ले जाकर ये हाइड्रोजन एंटी पोजीशन से ले जाता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ कर दूँ तो यहाँ से ले जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार से? CH2 यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड भी क्या होता है? ब्रेक होता है। ठीक है, ये बनती है TS। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये हाइड्रोजन को कौन ले जा रहा है? बेस। ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्या होगा? बनेगा और ये बॉन्ड क्या होगा? क्लीवेज होगा। इसे बोलते हैं बेबी एल्किन।
बेबी एल्कीन। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये क्या होती है? अनस्टेबल। ये तुरंत ही किसका निर्माण कर लेती है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है, इसीलिए इसे कहा जाता है बेबी एल्कीन। यहाँ पर क्या निकला था? HbX नेगेटिव, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। तो ये थी इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म, समझ में आ गई? ठीक है। अब बात करें तो ये अभिक्रिया एक ही स्टेप में क्या हो रही है? प्रोसीड हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है। यदि बात करें इस रिएक्शन को E2 रिएक्शन क्यों कहा जाता है, तो इसकी रेट की बात करें तो प्रोपोर्शनल होता है एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है रेट। तो इसके लिए क्या होता है? ऑर्डर का मान क्या होता है? 2। तो इस अभिक्रिया के लिए ऑर्डर का मान 2 होने के कारण ही हम इसे कहते हैं E2 रिएक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद बात करें तो यहाँ पर बेस की बात करें तो यहाँ पर क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पर ले सकते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, NH3, NaNH2, टर्सरी अल्कोहल या टर्सरी ONA। कहने का मतलब इन सभी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया जा सकता है। ठीक है। यदि हम बात करें 4th पॉइंट की, तो इसमें क्या बनती है? इसमें ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है? निर्माण होता है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनती है? एल्कीन। अब एल्कीन, इसमें इवन प्रोडक्ट का रेट मोर कब होगा? अधिक कब होगा? जब ये क्या होगी? एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो यहां पर एल्कीन कैसी होनी चाहिए? मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तभी किसका निर्माण होगा? एक मोर स्टेबल E2 प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं स्टेबल एल्कीन समानुपाती रेट ऑफ E2 प्रोडक्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो रेट ऑफ E2 प्रोडक्ट का क्या होगा? अधिक निर्माण होगा। ठीक है, कहने का मतलब इस E2 प्रोडक्ट का रेट क्या होगा? अधिक होगा, जब अधिक साकित क्या होगी? एल्कीन होगी। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद चलते हैं हम सोलवेंट की तरफ। यहाँ पर यूज लेते हैं हम सोलवेंट की बात करें तो सोलवेंट लेते हैं यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक सोलवेंट यहाँ पर यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि एप्रोटिक सोलवेंट क्या करता है? ये बेस को सोलवेट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि ये बेस को सोलवेट कर लेता है तो HX का एलिमिनेशन कहाँ से होगा? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सोलवेंट का। इसके बाद देखें हम तो यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है,
गुड लिविंग ग्रुप में रेट ऑफ E2 प्रोडक्ट कब होगा अधिक, जब ये डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा E2 रिएक्शन का रेट क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ E2 रिएक्शन के। यहाँ पर बात करें, ये है हमारे पास एल्किल हैलाइड अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस दी गई है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CH211CH2, यहाँ पर बाहर निकलता है HBr। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा और ये बीटा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें तो हम, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, ये है। ठीक है दोस्तों, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH से। तो यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। क्या बनेगी, दो प्रकार की एल्कीन बनेंगी, एक तो ये बनेगी और सेकंड ये बनेगी। ठीक है, वही ये वाली एल्कीन क्या होगी, मोर स्टेबल किसके अनुसार, सतजफ रूल के अनुसार। ये क्या होगी, लेस। ठीक है, यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, ये है। ठीक है, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये अल्फा, यहाँ पर ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो ये दोनों तो सेम बनेंगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। ठीक है, ये होगा मोर स्टेबल, ये होगा लेस स्टेबल। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और है, वो मैं आपको बता देता हूं। इस बात को ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल है अपने पास CH3 CH Br CH CH3 CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम। यहाँ पर लेते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर करवाते हैं टर्सरी बेस की प्रेजेंस में या सोडियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, यदि हम इन दोनों की प्रेजेंस में करवाते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी अलग अलग होता है। वो किस प्रकार से, यहाँ पर देखते हैं, ये वाला अल्फा, यहाँ पर बीटा और ये वाला भी बीटा। तो यहाँ पर तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से, एक बनेगा ये वाला CH3 CH डबल बंद CH3 CH3, ये बनेगा। ठीक है, सेकंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, ये बनेगा। ठीक है, यदि हम अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये बनता है, और इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो भी क्या बनता है, CH3 CH डबल बंद CH3 CH3, ये बनता है, और एक बनता है CH2 डबल बंद CH CH3 CH3। ठीक है, ये बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है और इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि हमें अल्किल हैलाइड दिया हुआ हो और अल्कोहलिक KOH बेस दिया हो
तो एल्कीन मोर स्टेबल सेट-जेफ रूल के अनुसार बनेगी। लेकिन यदि इसकी जगह हमें ये वाला बेस दे दे, मोर सब्स्टिट्यूटेड बेस दे दे या मोर क्राउडेड बेस दे दे, तो यहाँ पर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मोर स्टेबल बनेगी। तो यहाँ पर तो क्या बनेगी, ये वाली एल्कीन मोर स्टेबल बनेगी, यही बनेगी लेस। लेकिन यहाँ पर ये बनेगी मोर स्टेबल और ये बनेगी लेस स्टेबल। ठीक है, किसके अनुसार, हॉफमैन रूल के अनुसार। ठीक है, और ये किसके अनुसार बनेगी, ये सेट-जेफ रूल के अनुसार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो ये बेस है ये क्या करता है, ये यहाँ से ही ये यहाँ से ही, यहाँ पर देखो यदि इसका कार्बोकैटायन बनाएं तो ये वाला बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3 और CH3। ठीक है, तो ये जो यदि हम ये अल्कोहलिक केओज लेते हैं तो ये यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन निकाल लेता है और यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन निकाल लेता है। लेकिन यदि बात करें हम इस मोर क्राउडेड बेस की, तो ये यहाँ से तो बीटा हाइड्रोजन निकाल लेता है, लेकिन यहाँ से निकालने में क्या आती है, इसे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट होती है। इसी कारण ये बीटा वाला प्रोडक्ट स्टेबल बनाता है, न कि ये वाला। तो इस प्रकार से कहीं भी आपको ये दिख जाए तो मोर स्टेबल कौन सा बनेगा, ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मोर क्राउडेड बेस हो तो लेस स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, किसके अनुसार, हॉफमैन रूल के अनुसार। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि आपको ये दे दिया जाए CH211CHCl, ये क्या है, वाइनिल क्लोराइड है। ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ध्यान रखना संपन्न नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होता है, लेस स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यदि इसकी रिएक्शन हम करवाएं NaNH2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कहने का मतलब एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था E2 रिएक्शन अभिक्रिया, जिसने हमको मैकेनिज्म भी देख लिया है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है।